क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। तो दो एपी हैं, उसमें पहली एपी और दूसरी एपी के सम का रेशियो दे रखा है जो कि है 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, पहली एपी के इंटरवल हम निकाल सकते हैं n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। और ऐसे ही दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। दिस इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, पहले तो हम इसको जनरल भाषा में समझते हैं कि मान लो रेशियो ऑफ टेंथ टर्म पूछा होता तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेंथ टर्म का मतलब a प्लस, तो हमें a+9d चाहिए था, 2a नहीं a चाहिए होता है। तो पहले उस फॉर्मेट का बना सकते हैं इसको। कैसे? ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो या कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक ही बात है। तो क्या बन गया ये रेशियो? a1 प्लस n-1/2 d1। ऊपर नीचे किया है, राइट लेफ्ट नहीं किया है, वैसे बात एक ही है। a2 प्लस n-1/2 d2 इज इक्वल टू, और यहाँ तो जो था वही रहेगा, 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, अब दोनों तरफ n की वैल्यू डाल देते हैं अकॉर्डिंगली। क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं? मान लो टेंथ टर्म का रेशियो चाहिए था तो 9d चाहिए, तो n की ऐसी वैल्यू डाल दो कि यहाँ पर 9 आ जाए। तो n-1/2 इज इक्वल टू 9, सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 19 आ जाएगी। समझ गए बात? अभी लेकिन यहाँ पूछा गया क्या चाहिए? रेशियो ऑफ nth टर्म, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए? n-1। nth टर्म मतलब a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें यहाँ पर n-1 चाहिए। n में क्या पुट करें? थोड़ा सा कंफ्यूजन, दो बार n लिखने से हो जाता है। n में क्या पुट करें कि यहाँ पर n-1 आ जाए, तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं उसको m बोल देता हूँ कि दोनों तरफ m-1 आ जाए। m टर्म का निकालने m में आंसर आ जाएगा। समझ गए? n में आंसर या m में आंसर। मान लो m टर्म की बात हो रही, नाम चेंज कर दिया है बस। तो अगर m टर्म चाहिए तो यहाँ m-1 चाहिए। बताओ n में क्या डालने की यहाँ पर m-1 आ जाए। नंबर होता तो यहाँ 9 डालना होता, आसानी से दिख रहा होता। नंबर नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है। तो n की वैल्यू क्या आगे देखो, 2m -2 और +1, तो -1 आ गया। तो n में अगर हम डाल दें 2m-1 तो बात बन जाएगी। n में डाल दो दोनों तरफ 2m-1, तो ये बन जाएगा a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m-1 इंटू d2। दिस इज इक्वल टू 2m-1 डाला है तो 14m, 7 था तो -7 और +1, -6 बचेगा। क्या अयान नहीं आया ना? अयान या तो वो आ रहा होगा लेट। और यहाँ डाला 2m-1 तो 8m 4 इंटू -1 -4 + 23 23। तो ये रहा रेशियो mth टर्म का। हमसे nth पूछा था तो आंसर क्या है, क्या मुझे क्या लिख देना चाहिए हमें? n, सिर्फ नाम बदल के लिख दिया था तो आंसर क्या आ गया? 14n-6 अपॉन 8n+23। ठीक है, रियांश होमवर्क कर लिया था? क्यों? हाँ, अरे तो ये यहाँ और पुराना करते जाओगे और ये छोड़ते जाओगे तो इस तरह तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। पहले करंट काम तो पूरा करो, पीछे वाला तो बीच में कभी भी कर सकते हो, और लैग नहीं हो रहा है, ये तो लैग होता जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगला डाउट।
4, 2 3 सबसे हो गए। पूछो ना भैया, कोई और पूछेगा तुम्हारी जगह। फर्स्ट का सेकंड पार्ट बोल रहे हो या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है था इंटीरियर एंगल्स ऑफ, किससे हो गया है 2? वेरी गुड। और किससे हो गया है? एक लोगों से हुआ, तो बाकी लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा हुआ ना आपने, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? स्टूडेंट्स, भिखारी और सन्यासी को इज्जत नहीं होती है, तो पूछते रहो। पहले सीखो फिर इज्जत कमाओ। चलो, कह रहा था इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 4। कोई पॉलीगन है, पता नहीं कितनी साइड्स हैं, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है एंगल्स का? 4। कह रहा नंबर ऑफ साइड बतानी है अगर लार्जेस्ट 72 है। ठीक है भाई, अगर लार्जेस्ट एंगल 172 है तो बताओ इससे छोटा वाला एंगल कितना होगा, एंड उससे छोटा वाला, और ऐसे चलते रहेंगे, एन टर्म्स हो जाएंगे। अब हमें साइड बतानी तो एन है, जो भी हो एन। और हमें क्या एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम पता होता है? क्लास 8 में पढ़ाया गया था। क्या होता है सम? n-2 इंटू, भूल गए सब? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता है n-2 इंटू 180। तो अगर हम इन सब एंगल्स का सम करेंगे, एन एंगल्स का, तो वो सम आना चाहिए n-2 इंटू 180। एक ही वेरिएबल, एक इक्वेशन आ जाएगी। सम क्या आ जाएगा? n/2 2a प्लस n-1, यहाँ पर d क्या लेना है? -4, क्योंकि हमने उल्टी एपी ले रखी है ना। दिस सम शुड बी इक्वल टू n-2 इंटू 180। सॉल्व करो इसको, n की वैल्यू निकालो। 2a, फर्स्ट टर्म 172 है ना? हाँ, तो कौन सी इक्वेशन? अच्छा अच्छा, दो वैल्यू क्या क्या आ रही है? 12 एंड, नहीं हाँ ये सही बोल रहा है, -15 होगा ना, -3, दोनों चीज माइनस है, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। जल्दी से निकालो भाई आंसर। आ गया? हाँ, कितना? 45 आ रहा है क्या? 12 आ रहा है? क्या चेक करो फिर से, दिखाओ। हाँ क्या है?
ठीक है, पर सिंप्लीफाई नहीं करते, ज्यादा स्टेप कर लेते, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। 344 और 348 होगा, तीन की जगह दो टर्म सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये ठीक है, बाई टू किया तो 172 ठीक है। एन स्क्वायर होगा ना ये, एन इंटू एन। सब लोग सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक आ रही है शायद। एक एक रूट 12 आएगा, एक -15 आएगा, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर 12 हो जाएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आउट, सेकंड के बाद थर्ड हो गया। थर्ड तुम्हारे स्कूल लेवल का है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, वैसे तो कम आता है बट फिर भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। फोर्थ, फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के कॉस के डिग्री, सिग्मा के कॉस के डिग्री, जहां के है 0 से लेके 359। तो इसके लिए पहले तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तब तो सोच सकते हैं, नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। के कॉस के डिग्री, और के कह रहा है 0 से लेके 359। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो क्या होगा देखो। 0 cos 0, मैं पैटर्न की वजह से 0 की लिख दे रहा हूं इसको ताकि पैटर्न दिखता रहे। 1 cos 1, 2 cos 2, 3 cos 3। और कुछ इंपॉर्टेंट एंगल तक मैं इसको ले जाता हूँ, जैसे मैं 89 लिख देता हूँ 90 के पास वाला। 89 cos 89, 90 cos 90, 91 cos 91। चलते चलते अगला इंपॉर्टेंट एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो 179 cos 179, 180 cos 180, 181 cos 181। वैसे उतना नहीं लिखना होता है बट मैं समझाने के लिए मैंने लिख दिए हैं काफी एंगल। अभी सोचो यहाँ पर कि 0 से लेके 180 की बात करते हैं हम, तो 0 तो एक्सट्रीम है, 180 भी एक्सट्रीम है। जैसे हम बात करें 1 cos 1 की, और 1 से कनेक्टेड हो सकता है 179। बताओ cos 179 को क्या लिख सकते हैं, cos cos 180 -1 लिख सकते हैं, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो एक मिनट, 178 बनेगा ये, नहीं मजा नहीं आ रहा। 181 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 180 +1, और cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। जो cos, ये क्या आ जाएगा देखो, क्या ये -181 cos 1 आ जाएगा। समझ गए, 181 तो 181 रहा, cos 181 को लिख सकते हैं cos 180 +1, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये cos 1 cos 1 और -181 cos 1, क्या ये -180 cos 1 हो गए, एग्रीड। ऐसे ही 2 cos 2 है, और वहां होगा 182 cos 182। 182 cos 182 को क्या लिख सकते हैं, 182 को cos 180 +2, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो -cos 2। तो -182 cos 2 और +2 cos 2, क्या बचा, 2 cos 2 -182 cos 2। ये भी बन गया -180 cos 2। अब तो समझ ही गए होगे। ऐसे ही 3 और 183, 4 और 184, 5 और 185, ऐसे ही सारे आते जाएंगे बिल्कुल। कहाँ तक हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, 90 पे 0 हो जाता है, इसलिए 90 तक मैं नहीं जा रहा हूँ, 89 तक चले जाते हैं। तो अगर यहाँ 89 है तो वहां हो जाएगा 180 + 89, 279 हो जाएगा।
ऐसे करते करते आखिरी में हो जाएगा -180 कॉस 270, नहीं 269 होगा ना, 180 + 89। समझ में आ रही बात सबको? आ रही है। फाइनली हम -180 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचा cos 1 + cos 2 से लेके cos 89 तक बचा। अब देखो हमने कितने नंबर हैंडल कर लिए हैं। वन, ये तो वैसे भी 0 है, इसको बोल सकते हैं। cos 90 भी 0 हो गया, इसको भी बोल सकते हैं। 1 से 89 पूरा कवर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा कवर हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट भी पूरा कवर हो गया। फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया। अब रह गया है सेकंड और फोर्थ। ओके, हमारे एंगल 0 से 359 जा रहे हैं ना, सेकंड रह गया और फोर्थ रह गया है। अब बताओ क्या कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट जैसा ही है? फोर्थ में भी तो पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली कॉस 359 क्या cos 1 हो जाएगा प्लस का cos 358 cos 2 cos 357 cos 3। ठीक है, तो ये हो गए प्लस के। ठीक है, तो अभी हमारे पास बचा क्या है? अगर हम पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 359 cos 1, 358 cos 2, और ऐसे ही करते करते 370, सॉरी 271, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही ना, 270 तो लाइन पे आ जाता है, उसके बाद के एंगल की बात हो रही है। तो 271 cos, आई गेस ये 89 आ जाएगा। अभी कौन से एंगल रह गए हैं? कौन से एंगल रह गए हैं अभी? सेकंड तो हो गए ना, थर्ड के हो गए थे, सेकंड के हो गए। और देखो सेकंड वाले कैसे लिखेंगे? cos 179 को -cos 1 लिखेंगे क्या? cos 178 -cos 2, नहीं नहीं आगे नंबर भी तो होगा। 179 cos 1, 178 cos 2, ऐसा ही लिखेंगे। एग्रीड? और देखो ये ऐड होके क्या बन जाएगा? 359 प्लस का है और 179 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? हाँ, 180 आ जाएगा। क्या ये पूरा पैटर्न ऐसा आ जाएगा +180 cos 1 से लेके cos 89? प्लस ही तो आ रहा है, 359 -170, तो 180 cos 1, 180 cos 2, 180 cos 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सारे प्लस में आ जाएंगे। एक रो पूरी माइनस वालों की, एक रो पूरी प्लस वालों की, सारे कैंसल। कुछ रह गया है क्या? अभी हमने क्या डील नहीं किया है? बाउंड्री वैल्यूज देख लें। cos 0 वाला टर्म गायब हो गया है, 90 वाला गायब हो गया है, 360 था नहीं, 180 और 270 बचे। तो 180 वाला क्या होगा? 180 cos 180, और 270 वाला 270 cos 270 क्या होता है? cos 270 वैल्यू cos 270 cos 270 cos 270 cos 270। 20 लोग बैठे हैं आईआईटी जाने के सपने देख रहे हैं और cos 270 नहीं बता पा रहे हैं। 0, cos 270, cos कहाँ 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 90 के ऑड मल्टीपल। कब बोला? मन में बोल लिया होगा कि गलत हो तो सुनाई ना दे, तेज बोलती ना। फाइनली ये रह गया। और cos 180 क्या होता है? -1। फाइनल आंसर क्या रह गया? -180।
ठीक है। अब देखो इतना कुछ मैंने लिखा है, इट्स कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम दोबारा देखोगे तो शायद इस क्वेश्चन को ओरली कर लो कि हाँ एक दो क्वाड्रेंट माइनस में एडजस्ट हो गए, दो क्वाड्रेंट प्लस में एडजस्ट हो गए, तब जीरो हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं, डोंट थिंक इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम नहीं करना पड़ेगा। लिख रहा है कोई? क्या लिख लो इस पे। दो बच्चे गायब है, अयान के अलावा कौन गायब है? हाँ। अरे सुनिधि ये सब नहीं यार, या तो लिखो या तो दिमाग में डालो। जल्दी जल्दी करो भाई। वैसे एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैं ऐसा जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि एज कम्पेयर टू जैसे प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो ज्यादा डिफिकल्ट थी, ये तो मोस्टली मुझे थ्योरेटिकल लग रहे हैं कि अगर लिखोगे तो चीजें हो जाती। ये क्वेश्चन था थोड़ा टेढ़ा, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। हेलो। यस। हाँ जी। किस क्लास में? अच्छा। मैम मैं अभी क्लास में था, या तो मुझे याद रहा तो मैं क्लास का कॉल कर लूंगा, नहीं तो आप मुझको आ, आप मुझे बात कर लीजिएगा मुझसे 6:30 बजे। अब तो लिख लिया होगा। अरे मोस्टली समझा करो, हिंट हिंट लिखा करो, रिकॉर्डिंग मिली जाती है। अगला डाउट। फिफ्थ हो गया सबसे? हो गया फिफ्थ। एड आउट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, sum of first 9 terms is equal to 369, the first and ninth term of GP coincide with the first and ninth term of AP, find the seventh term of GP। कुछ कॉपी में लिखा था तुमने? हाँ। तो फिर तो जितनी चीजें दी गई हैं लिखोगे तो अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। फिफ्थ किसी का डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। सिक्स। सिक्स कह रहा था सीक्वेंस A1 A2 A3 A98 satisfies the relation an+1 is equal to an+1। रिलेशन समझ गए? जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले टर्म से एक ज्यादा है। देखो फालतू की लैंग्वेज लिखी है, क्या ही है इसमें, 1 2 3 4 5 की बात कर रहा है, यही तो है। जहां पर वो कह रहा है n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एज अ सम इक्वल टू 4949। तो हमें निकालना है A2 के, मतलब A2 A4 ऑल्टरनेट टर्म का सम निकालना है। ठीक है। तो बताओ इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉमन डिफरेंस 1 है, ये बात समझ में आ रही है? यही तो बोल रहा है कि जो अगला टर्म है पिछले से +1 है, लेकिन अभी क्या नहीं पता है हमें? नहीं, वो 98 टर्म्स है तो 97 तक ही बताएगा ना। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, शुरुआत कहाँ से हो रही है ये नहीं पता है ना। और ये कैसे पता चल सकता है? सम के फॉर्मूले से। हाँ, एन को 9 ले सकते हैं। हाँ मतलब n सारी वैल्यू लेगा 1 से 97 तक, सिर्फ 9 को लेना है। तो देखो मुझे तो सोल्यूशन दिख रहा है कि हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं,
एक बार फर्स्ट टर्म मिल गया तो पूरा सीक्वेंस मिल गया, और पूरा सीक्वेंस मिल गया तो अल्टरनेट टर्म का सम निकालना है। मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि शायद कोई छोटा मेथड भी होगा, बट उस पर हम बात करेंगे। अभी पहले तो नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। एपी का सम क्या होता है? 98/2। फर्स्ट टर्म नहीं पता है, 2a प्लस n-1 इंटू d1 है। और ये दे रखा है कितना? 4949। कहाँ दे रखी है फर्स्ट टर्म? n इज इक्वल टू 1 का मतलब तो a1 a2 की बात हो रही है ना। फर्स्ट टर्म 1 है, ये थोड़ी गिवन है। समझ गए? सब लोग समझ पा रहे हो? फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, वो n की वैल्यू कह रहा है 1 से शुरू हो रही है, मतलब वो कह रहा है a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 1, दिस इज वैलिड। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस पता है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता है। हाँ, तो सम है 4949। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 101 49 से करेंगे अगर, तो 2 और 2 2 कैंसल, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 4, और a की वैल्यू आ गई 2। तो बेसिकली जो सीक्वेंस है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर तो बच्चों वाली चीज है। 98 टर्म्स है तो 99 तक जा रहा होगा, 2 से लेके 99। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है? A2 प्लस A4 प्लस A6 A98 तक। A2 कितना है? A2 क्या है? 3 प्लस 5 प्लस 7, और आखिरी तक बताना है। तो आखिरी में आएगा शायद 99। सही बोल रहा हूं मैं? इस सम ऑफ ऑड नंबर से क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एन स्क्वायर। ये कितने ऑड नंबर्स हैं? सिग्मा में ही लिखा हुआ है भाई, 1 से लेके 49, तो 49 नंबर हो गए ना। तो क्या होना चाहिए? 49 स्क्वायर होना चाहिए। श्योर? 1 नहीं है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 स्क्वायर भी होता तभी तो बनता वो। एक मिनट, अगर 1 होता तो ये 49 होते या 48 होते? 49 होते ना, 50 होते? 50 होते। नहीं, गलत हो गया देखो। 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का सम कितना है? 1 से लेके 99 तक के नंबर का सम कितना होगा? मतलब सारे नहीं, 1 से लेके 99 तक के ऑड नंबर का सम। एन स्क्वायर क्या होता है? नंबर बोल दिया ना, एन एन क्यों बोल रहे हो? 1357, ये 99 तक कितने हो गए? कितने ऑड नंबर? 99 होगा ऑड नंबर से। 1 से लेके 99 तक में ऑड नंबर ले जाएंगे तो कितने ऑड नंबर हो गए? 50 ऑड नंबर्स हो गए। तो अगर 1 से 99 होता तो 50 स्क्वायर होता, लेकिन 1 नहीं है तो एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। 249। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था कि समझने के बाद भी आखिरी में गलत हो सकता है। इससे अच्छा तुम एपी का सम कर दो। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो कोई ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी एपी है छोटे बच्चों वाली। 49 टर्म्स है, एपी का सम कर दो। अगला डाउट। 6 के बाद 7th। 7th हुआ किसी से? 7th हुआ किसी से? किया भी है। कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं 10 तक? एक दो बच्चे ने। पूरे क्लास ट्राई करके नहीं आई? तुम लोग भी नहीं ट्राई करके आओ वहां पे, आओ ट्राई कर। मन है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? कितने लोग ट्राई करके आए क्वेश्चंस?
10 तक भाई, 10 तक के दिए थे ना। 4 लोग ट्राई करके आए हैं 15-20 लोग में। मुझे ही कराने तो मेरे ऐसे देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा और तुम्हें सोल्यूशन ही देखने। सोल्यूशन तो नेट पे भी मिल जाएंगे, अगर सोल्यूशन सिर्फ मुझे करना है तो। कह रहा है फॉर एन इंक्रीजिंग जीपी A1 A2 A3, एक जीपी है। कह रहा है A6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A4। A6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A4। क्या हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं? जेपी के लिए A6 क्या हो जाएगा? AR⁵ इज इक्वल टू 4 टाइम्स AR⁵ कैंसिल कर दें तो ये आ गया AR² इज इक्वल टू 4A। जो हमने कैंसिल किया तो हमने एक रूट मिस कर दिया। क्या रूट है वो? R इज इक्वल टू 0। ऑल्दो यहाँ किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्या है इंक्रीजिंग जीपी। अगर R 0 होता तो फिर किसी भी जीपी में अगर कॉमन रेशियो 0 हो जाए तो सारे नंबर 0 ही तो हो जाएंगे। तो वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों साइड कैंसिल कर रहे हैं कोई वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन हम मिस कर रहे हैं। हो सकता है वो काम का हो सकता है ना हो। जैसे यहाँ काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दोनों तरफ से एक कैंसिल कर दें। एक सोल्यूशन हम अभी मिस कर रहे हैं, कौन सा? ए इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। ए 0 होगा तो पूरी जीपी 0 हो जाएगी, तो कोई काम का नहीं था ये भी। R² इज इक्वल टू 4 का मतलब R इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है? 1 से बड़ा, पॉजिटिव नहीं। अगर 1 से छोटा नंबर हुआ तो जीपी डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो अगर जीपी इंक्रीजिंग है मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, 1 से भी बड़ा है। तो आर की फाइनल वैल्यू जो हमें मिल गई है, R इज इक्वल टू 2। देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मिल गया। आगे वो बोल रहा है कि A9 माइनस A7 है 192। A9 AR⁸ 8 माइनस A7, तो AR⁸ 6 इज इक्वल टू 192। आर वैसे पता ही है हमें, ए कॉमन लिया। 2⁸ 8 माइनस 2⁸ 6 इज 192। 2⁸ क्या होता है? याद कराया गया है पिछली क्लासेस में। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 192। 192 192 कैंसिल और ए की वैल्यू क्या आ गई? क्या पूरी जीपी मिल गई? क्या है हमारी जीपी? 1248। बहुत इजी है जीपी। अब कह रहा है कि निकालो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस जीपी। तो हमें क्या निकालना है? इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगी? 1, 1/2, 1/4। निकाल लेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? A/1 - R। फाइनल आंसर क्या आ गया? 2। इजी। कोई खास दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कहीं कुछ नहीं लगाना पड़ा। पहले इंफॉर्मेशन दी थी, लिखा, ये मिल गया। दूसरे इंफॉर्मेशन दी थी, लिखा, ये मिल गया। और डायरेक्ट हमें आंसर आता था। हो गया था। क्या नहीं समझ में आया था? उसके पहले तो ये सब हो गया था। ए और आर निकल आए थे। ए आर निकल आए थे। तो क्यों नहीं हुआ? क्यों? चलो सेवेंथ के बाद। सेवेंथ के बाद कोई डाउट? टेंथ, उसके पहले कोई डाउट नहीं किसी का? कौन बोला? तेज बोलो ना बेटा। 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी, लास्ट 3 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन हो चुका है। हो चुका है ना? पिछली एक्सरसाइज में था। हो चुका है क्वेश्चन कहीं। आ रहा नहीं तो बताया था अच्छा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले एक्सरसाइज का। देखा?
पहला और आखिरी नंबर को ए और ए मान लेना क्योंकि वो इक्वल है। आखिरी तीन नंबर एपी में है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो कुछ नंबर क्या आ जाएंगे, A-6, A-12, चारों नंबर मिल गए। जीपी की प्रॉपर्टी लगा देना पहले तीन में। ठीक है, तो मेन सा क्वेश्चन है। चलो एट्थ के बाद टेंथ। टेंथ कह रहा है टेंथ टर्म ऑफ एचपी इज 21, 21 टर्म ऑफ सेम एचपी इज 10। हाँ, ऐसे तो किया डू योर सेल्फ में दो क्वेश्चन। किसका डाउट है टेंथ? पूछ लो, बता दूं है किसका डाउट वैसे। डू योर सेल्फ नहीं किया था क्या? एचपी देख लो, कोई एचपी देख के कई बार गलत अप्रोच लग जाती है। एचपी के सारे क्वेश्चन होते हैं किससे, एपी से। कह रहा है टेंथ टर्म ऑफ, पहले तो हम मान लेते हैं कि जो एचपी है, मान लो हमारी एचपी है ए बी सी सो ऑन, तो उसके करस्पॉन्डिंग एपी क्या हो जाएगी, 1/A 1/B 1/C, ये हो गई सारी एपी। ठीक है, तो अगर एचपी का टेंथ टर्म 21 है तो एपी का टेंथ टर्म क्या होगा, 1/20। ये मैं एपी की बात कर रहा हूं। और ऐसा ही एचपी का 21st टर्म 10 है, तो एपी का 21st टर्म 1/10। तो यहां से हम एपी का ए और डी निकाल लेंगे, और एक बार एपी का कुछ भी निकाल लिया ना तो एचपी का फाइनली आ ही जाएगा। तो A10 क्या हो गया, एपी का फर्स्ट टर्म 1/A है, ए नहीं, A+9D इज इक्वल टू 1/21। और यहाँ पर A+20D इज इक्वल टू 1/10। दोनों को कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/A कैंसिल हो जाएगा, नीचे से ऊपर कर रहा हूं मैं। तो 11D इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/21, जो कि हो जाएगा 11/10 आई गेस, सॉरी 11/210। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल, तो एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया 1/210। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसमें कर दिया तो ये आ जाएगा 20/210, 2/21, सब्ट्रैक्ट किया 2/21 तो 1/210। 1/A की वैल्यू भी यही आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी 210, रखोगे तो ए और डी दोनों मिल गए हैं। गलती कई बहुत बार गलती हो जाती है कि ए को हम लोग एपी का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म ए नहीं है, यहाँ पे 1/A है, ए फर्स्ट टर्म है एचपी का। ठीक है, ये एचपी में है तब ये एपी में है। पूछा गया है एचपी का 210 टर्म, तो अगर मैं एपी का 210 टर्म निकाल लूं और फिर उसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, तो एपी का 210 टर्म क्या हो जाएगा, A210 इज इक्वल टू 1/A 1/210 प्लस n-1 इंटू डी 1/210, ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो एपी का 210 टर्म है 1, तो एचपी का 210 टर्म क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, वेरी नॉर्मल और वेरी रेगुलर क्वेश्चन ऑफ एचपी। इससे सीधा क्वेश्चन थोड़ी ना एचपी है, कुछ बिल्कुल सीधा है। दो टर्म दिए, एपी बना के कर लिया। और किसी का कोई डाउट रह रहा है टेंथ तक, रह रहा है? चलो 7 क्वेश्चंस रह रहे हैं, अभी कर लेंगे, बीच में अगर ब्रेक लेना होगा तो ले लेंगे। हम डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे पढ़ानी थी, पढ़ लेते हैं पहले, छोटी सी चीज है कि एएम जीएम और नंबर्स में रिलेशन तो पता है हमें, कभी कभार क्वेश्चन उल्टा आएगा। अगर दो नंबर दिए हो क्या तुम उनका एएम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, और अगर दो नंबर दिए उनका जीएम निकाल सकते हो। एएम हो जाएगा A+B/2 और जीएम हो जाएगा √AB। क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है कि एएम और जीएम दिया है और नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं या फिर एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। दो नंबर हैं अगर, जो कि अननोन है, अभी मान लेते हैं दो नंबर हैं ए और बी, हमें एएम और जीएम दे रखे हैं, तो मान लो कैपिटल ए है उनका एएम और कैपिटल जी है उनका जीएम। ठीक है,
ये नोन है, ये अननोन, हमें स्मॉल ए स्मॉल बी मतलब नंबर्स निकालने हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, क्या हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। टू को उधर ले जाते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए, और ऐसे ही रूट ए भी जी हो जाएगा, जी इज इक्वल टू रूट ए बी, या स्क्वायर कर दे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ जाएंगे, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो सकते हैं। तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो किस में उठाएं वैल्यू, पहले से मैं उठा रहा हूँ बी की वैल्यू। तो ये आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी की वैल्यू आ गई टू ए माइनस ए। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। ये हमेशा ध्यान रखो ये क्या नोन है और क्या अननोन। माइनस ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए ए, वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनती है। अननोन क्या है यहाँ पर, स्मॉल ए। तो ये हम क्वाड्रेटिक मान रहे हैं स्मॉल ए में, इसको साइड सबको लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए ए प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर नंबर लिखे होंगे तो तुम लोगों से जल्दी हो जाएगा। सॉल्व भी तो करना है। मान लो ये 10 है, ये 17 है, पुट की वैल्यू सॉल्व वॉल्व की आ जाएगा आंसर। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ से फॉर्मूला निकल आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें यहाँ से। क्या ए की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस बी टू ए प्लस माइनस रूट, सही कह रही है, सही कह रहा है, बड़ा है, टू ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर जी स्क्वायर अपॉन टू ए। क्या यहाँ पर फोर कॉमन है, रूट के बाहर टू, पूरे में टू कॉमन, टू यहाँ लिखा है, टू यहाँ लिखा है, पूरे में टू कॉमन, ऊपर वाला टू और नीचे वाला टू। क्या बचा, ए प्लस माइनस रूट, ये डायरेक्ट आंसर है। एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो दोनों नंबर मिल जाएंगे। एक का मतलब यहाँ सिर्फ एक नंबर नहीं है, प्लस लोगे तो एक नंबर, माइनस लोगे तो दूसरा नंबर। समझ गए कि एएम और जीएम दिया हो, ये स्कूल में भी आ सकता है, बट स्कूल में फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो पूरे मार्क्स देंगे। स्टेप कर लेंगे, तो बहुत बड़े स्टेप नहीं है, बट इन जनरल यहाँ के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद कर लो, कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला तो है नहीं। ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट विल गिव यू टू नंबर्स। ठीक है, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, जैसे 12th क्वेश्चन है शायद। एक चीज और है, एक रिलेशन और, ये सब बुकलेट में ही लिख लेना, नोट्स पे कहीं। अगर बुकलेट में ही नोट्स बना रहा हूँ, मेरे जो शुरू से मैं कह रहा हूँ बुकलेट में ही नोट्स बनाओ, तो वहीं पर ये फॉर्मूला कहीं लिख लेना जहां भी नोट्स है। ये फॉर्मूला होना चाहिए था नोट्स में, आई डोंट नो कैसे मिस हो गया। सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना, प्रोसेस लिखने की ऐसे फॉर्मूला लिख लेना, नोट्स में तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, लिख लिया। नोट्स हमेशा कंसाइज बनाया करो। शुरू में लगता है कि नहीं सब कुछ लिख लें हम तो पूरा पढ़ लेंगे, बट हो नहीं पाता है। अगर नोट्स बना रहे हो तो जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतना रिवाइज करने में आसानी होगी। तो यूजुअली डेरिवेशन जो काम के नहीं है उनको मत लिखा करो, सब बुक में अवेलेबल ही है, और बाद में इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है कि हमेशा में ध्यान रखना है कि जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, जो काम का नहीं है, जिसका यूज नहीं है। नोट्स बनाना भी एक आर्ट है।
अच्छे से नोट्स बनाओ, शॉर्ट में थोड़ा नोट्स बनाओ। और इसीलिए मॉड्यूल मैंने इस तरह से डिजाइन कराया कि तुम्हें नोट्स यूजली बनाने ना पड़े, सब कुछ बना हुआ है, हाईलाइट करते रहो बीच बीच में, कुछ मिस हो गया है तो लिख लो। अब तो नोट कर लिया होगा। एएम जीएम और एचएम में एक रिलेशन बताया, सबको याद है। तो एएम होता है वो जीएम से बड़ा या इक्वल, और जो जीएम होता है वो एचएम से बड़ा या इक्वल। इक्वल सिर्फ एक ही केस में होते हैं, जब जब नंबर इक्वल होते हैं। अगर नंबर इक्वल है तभी एम और जीएम इक्वल हो सकते हैं, तभी जीएम और एचएम इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल कभी नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखो दो नंबर अगर ए बी हैं, उनका एम क्या होता है, a+b/2। उनका जीएम क्या होता है, √ab। और उनका एचएम क्या होता है, भूल गए एचएम क्या? इसको आता हो वो तेज बोले, हाथ खड़ा करके जरा। पलट, सब पलट के देखने लगे गधों की तरह। एक एचएम का फॉर्मूला नहीं याद है? देख लिया? 2ab/a+b, दिस इज एचएम। बताओ एक कोई रिलेशन दिख रहा है क्या इन तीनों में? कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या क्या, फिर से बोलो। प्रोडक्ट के, बिल्कुल सही बोला रिश्ता ने, शायद बोलने में गलत बोल गए लेकिन कहना सही चाह रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a × h करो, देखो a+b और a+b कैंसल, नीचे 2 ऊपर 2 कैंसल, क्या बचा? और ए बी क्या है, g²। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, g² = ah। तो बेसिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि एम जीएम और एचएम किसमें होते हैं, जीपी में। है बड़ा एस्टोनिशिंग फैक्ट, सोचा था कभी ऐसा? चलो, अब बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे अभी, और ब्रेक जिसका जब मानो तब ले सकता है। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 6 बजे। वी हैव 50 minutes टू ट्राई ओनली 7 क्वेश्चंस, तो आराम से ब्रेक भी ले ही लोगे। हाँ, बचे हुए 7 क्वेश्चंस, ठीक है। 6 बजे हम डिस्कस करेंगे। आई होप के डाउट कम होंगे, तो हो जाएगा डिस्कस आधे घंटे में, ठीक है। नहीं तो अभी चैप्टर चल ही रहा है, चैप्टर का चल रहा है, क्वेश्चन ही चलने हैं। 46 क्वेश्चन हमें और करने हैं अभी, इसके बाद बड़े कम क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में कर लेंगे। चलो, थोड़ा सा कैसे आता है भाई? कह रहा है pth टर्म tp ऑफ hp इज दिस, qth टर्म इज दिस, प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज दिस। इसमें क्या दिक्कत है? hp का pth टर्म दे रखा है, तो ap का pth टर्म क्या होगा, hp अगर abc तो ap 1/a वाली हो जाएगी, प्लस p-1 × d = q × p+q। नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, 1/q × p+q। ये एपी लगा दी कि अगर वो एचपी में नंबर्स थे तो एपी उसके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो एपी का पीएच टर्म ये हो जाएगा। ऐसे ही एपी का क्यूएच टर्म क्या हो जाएगा, 1/a प्लस q-1 × d = 1/p × p+q। और यहां से कैसे निकालते हैं एडी की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/a 1/a कैंसल,
P माइनस क्यू टाइम्स D बचेगा, वन वन कैंसल, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन अपॉन P प्लस क्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी, सॉल्व कर लेंगे, वन बाई पी प्लस क्यू, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू टाइम्स D। P माइनस क्यू कैंसल, दैट्स इट ना। और D की वैल्यू आ गई, हाँ एक, हेलो, हाँ राम राम। हाँ भैया आ जाते हैं, एक बार बात कर लेते कहाँ क्या क्या लगना है। हाँ D की वैल्यू कितने निकाल ली थी? वेरी नाइस। ए भी निकाल लिया होगा, बताओ। क्या है बोलो, वन अपॉन ए इज इक्वल टू, मैं निकाल लूंगा। तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, फोकस, इसमें पुट कर देते हैं पहले इक्वेशन में, वन बाई ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी की वैल्यू डाली तो वन अपॉन पी क्यू, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू टाइम्स पी प्लस क्यू कैंसल, क्यू कैंसल, तो वन अपॉन ए की वैल्यू आ गई, पी इधर आ गया देखो, नहीं 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 नहीं, ये आ गया वन माइनस पी माइनस वन बाई पी, सही बोल रहा हूं मैं? ये पूरा राइट हैंड साइड में आ गया माइनस होके, तो यहाँ ये है p माइनस वन बाई पी और ये था वन, p बाई पी वन हो जाएगा, वन वन कैंसल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई पी बचेगा, एग्रीड। तो बेसिकली एपी का फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, ठीक है। अब जो भी पूछा गया निकाल देंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया है पी प्लस क्यूएस टर्म बताओ, तो पी प्लस क्यूएस टर्म क्या हो जाएगा? एपी का पी प्लस क्यूएस टर्म वन बाई ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही एपी का पी प्लस क्यूएस टर्म है। वन बाई ए की वैल्यू है वन बाई पी प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है? वन बाई पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, वन बाई पी दोनों में कॉमन है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, ले लिया, ये बचा वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ पी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। मुझे कुछ गलत लग रहा है, एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना। चलो ठीक ही होगा, हमें प्रूफ करना है कि पी प्लस क्यू टर्म है पी क्यू, फोकस। तो यहाँ पे आ, क्या क्या लगा रहा है, क्या पी के बराबर आ रहा है? हाँ मेरा भी ए पी के बराबर आ रहा है।
डी आ रहा है, ए और डी इक्वल आ रहा है। डी की वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो ए की वैल्यू कहाँ फिर गलती हो रही है? ये पार्ट ना, क्यू कैंसिल हुआ, पी प्लस क्यू कैंसिल हुआ। अरे यार सही, सब बैठे हो कोई गलती नहीं देख पा रहे, इतनी बड़ी गलती हो रही है। कैंसिल थोड़ी ना हो सकता है, पूरे में थोड़ी ना है, अपॉन में। चलो ठीक है, फोकस। तो हमने वैल्यू पुट करी, तो अब हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, प्रत्युष ने ऑलरेडी निकाल लिया है कि सेम वैल्यू आ रही है। ये सॉल्व करेंगे, पी प्लस क्यू सॉल्व किया तो ए और डी इक्वल आ गए। ए भी यही आ गया, वन अपॉन पी क्यू, पी प्लस क्यू। अब देखो ये आ गए, कोई खास इससे नहीं, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। पी प्लस क्यू टर्म निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो पहला पार्ट हो जाएगा। पी क्यू एस टर्म निकालोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव करो कि पी प्लस क्यू एस टर्म और पी क्यू एस टर्म से बड़ा है, मतलब जो ए पार्ट में आ रहा है वो बी पार्ट से बड़ा है। बेसिकली क्या प्रूव करते हो, कह रहा है वन बाई, हाँ हाँ वन बाई यही है, एपी का फर्स्ट टर्म वन बाई ए है ना। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ये प्रूफ करो कि जो फर्स्ट पार्ट का टर्म है वो सेकंड पार्ट के टर्म से बड़ा है। इन अवे क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, क्या प्रूफ करने को बोल रहा है? पी प्लस क्यू, सॉरी पी इंटू क्यू बड़ा होगा पी प्लस क्यू से। और देखो शुरुआत में एक कंडीशन दे रखी है जो हमने अभी तक यूज नहीं की है, कंडीशन इसीलिए दे रखी है कि अगर दो नंबर टू से बड़े हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके सम से बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर टू से बड़े हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके सम से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों टू से बड़े हैं तो प्रोडक्ट टू से बड़ा हो जाएगा। प्रूफ भी इसका हो जाता है, बट इसकी जरूरत नहीं, लिख लो। ये जनरल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो चाहो तो, एक फॉर ए कॉमा बी ग्रेटर देन टू, ए इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए प्लस बी। भाई मॉड्यूल में भी नोट्स बना लेगा और मिल लिया। और ए कॉमा बी ग्रेटर देन टू, ए इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए प्लस बी। टू पे इक्वल होते हैं, टू प्लस टू और टू इंटू टू इक्वल होते हैं, जैसे ही टू से बड़ा करोगे प्रोडक्ट हमेशा सम से बड़ा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला डाउट। ट्वेल्थ हो गया सबसे, ट्वेल्थ का देखो बी पार्ट तो हो ही गया होगा। अच्छा, कर लिया ना कुल मिला के। थर्टींथ, थर्टींथ इज ए गुड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट शायद देख के बहुत लोग डर होंगे ये क्या लिखा है और डर गए होंगे। हुआ है ऐसा, किसी से हुआ है? अरे वाह, अरे तुम्हारा पूरा हो गया ना। ठीक है, कैसे किया तुम्हारा भी हो गया? बताओ यार कैसे किया है। बहुत सिंपल है, बस देखने में लग रहा है तुमने तुमने भी ऐसे ही किया है, ए और टी लेके। हाँ किया है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार कि देख के लगता है डिफिकल्ट है और नहीं होता है ऐसा डिफिकल्ट कुछ। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो कह रहा है कि दो नंबर हैं उनके बीच में 51 मीन इंसर्ट किए गए हैं। पहले सबको याद आ गया ना कैसे मीन इंसर्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं फंडा? अगर ए और बी के बीच में एन मीन इंसर्ट करने हैं तो कैसे इंसर्ट करते हैं सुनिधि? अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना याद है, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते थे।
ध्रुव तो आज पढ़ने आया नहीं, काम करके आया नहीं और पूरी क्लास में पढ़ भी नहीं रहा है। क्या पढ़ रहे हो भैया? कैसे मीन इनसाइट होते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या आता है? तो कहाँ सो रहे हो सब लोग? कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन निकाल लेते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ जरूरत पड़ेगी, बट इन जनरल पता नहीं तुम लोगों को याद ही नहीं है कुछ। फिर पूछ रहा है वैल्यू बतानी है b+a51, b+a51 अपॉन b-a51 प्लस माइनस है माइनस a1+a अपॉन a1 - a। सोचो अगर तुम ढंग से इसको देखोगे तो b है लास्ट टर्म और a51 है सेकेंड लास्ट टर्म, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस, ये d आ जाएगा। ऐसे ये a1 है सेकेंड टर्म, a है फर्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, 1/d तो बाहर ही ले लो। b तो b है। a51 इस ap का कौन सा टर्म है? या सीधे a51 को क्या मैं b-d लिख सकता हूं? माइनस a1 को a+d लिख सकते हैं। क्या प्रूफ करना है? अच्छा, वैल्यू बतानी है इसकी। a1 को a+d लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या आ गया ये? 2b - a - 2d। और कुछ कमी लग रही है मुझे। सब क्या होगा? माइनस a+d प्लस ए, अच्छा प्लस ए भी है यहाँ पे, तो ये हो गया -2a, 2b - 2a - 2d। टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2/d। और b और a में रिलेशन होगा कॉमन डिफरेंस के टर्म में। b से पे का कौन सा टर्म है? लास्ट कौन सा? 53rd टर्म है। तो b इज इक्वल टू a+52d। 51 जब am होते हैं, अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, जिन लोगों को याद है फॉर्मूला तो रटा होता है, बट सबको याद होना चाहिए। अगर n मीन होते हैं तो टोटल एपी में n+2 टर्म्स हो जाते हैं। तो अगर हमने 53 टर्म्स है तो वो लास्ट टर्म है a53, तो b इज इक्वल टू a+52d पुट कर दो। तो b की जगह a+52d -a - d, टू कॉमन ले चुके हैं, a से a कैंसिल, क्या बचा ये? 51d, 2 × 51d/d, d से d कैंसिल, आंसर आ गया 102। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें था नहीं। क्या? 13 के बाद 14 हुआ किसी का? अनुष्का, आज कम क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे, मन कम लग रहा है, क्या हो गया? लड़ाई हुई ऋषिता से? ऋषिता से लड़ाई हुई? आर्या को देख लो, मूड सही हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉइन्स अर्न इन nth गेम इज दिस, total number of coins earned in first 10 games is this, then find the value of b। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नंबर ऑफ कॉइन्स अर्न इन nth गेम का मतलब क्या है? क्या दे रखा है? an nth टर्म ही तो दे रखा है एक तरह से।
कि पहले के में कितना दूसरे के में कितना देते, स्टोरी हटा दो तो फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, और दूसरी बार में क्या दे रखा है, फर्स्ट 10 गेम्स में जितने जीते क्या दे रखा है, सेकंड टाइम में सम, सम ऑफ 10 टर्म्स। वेरी गुड। बेसिकली हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का, कौन सी बड़ी बात है, सम निकालना नहीं आता है क्या किसी सीक्वेंस का? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए सम निकालने के, या इतने बड़े बड़े फंडे सीखे हैं, अभी तक तो कोई बड़ा क्वेश्चन दिखा नहीं मुझे ऐसा। तो हमारा जो ए एन है या टी एन, ज्यादा हमने टी एन वर्ड यूज किया है, टी एन क्या है, एन इंटू टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस टू टू द पावर एन। या पहले किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, या कुछ कॉमन ले सकते हैं, टू टू द पावर एन कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, एन बचा, और टू टू द पावर टू 4 बचा, 4n-1। और ये क्या है, ये बता दो बस। वो तो हो जाएगा, ये है क्या, एन सम है ये कौन सा कोई स्पेशल सीक्वेंस दिख रहा है क्या? वेरी नाइस, एजीपी दिख रहा है ये एपी और ये जीपी, और एजीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला किसको याद है अभी, बताओ ऋषिता, देखो इसको, ऋषिता बताओ। A/1 - r, वेरी गुड, प्लस AR इंटू BR इंटू 1 - r⁻n - 1, 1 - r होल स्क्वायर माइनस A+n-1 इंटू डी। वेरी गुड। देख लेना, यही डिफरेंस दिखाई देगा मार्क्स में, यहाँ के टेस्ट में नहीं, आईआईटी के एग्जाम में। जिस दिन जो फॉर्मूला याद होना चाहिए मत याद करो, तुम टेस्ट में याद करोगे तो टेस्ट वाले दिन भूल भी जाओगे। चलो, तो अब ये एजीपी हमने रियलाइज कर लिया, तो अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 और 2 6 है, 6 और आर कितना है यहाँ पे, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, कोई भी नंबर की पावर होती है वो एक जीपी बनाती है, 3 पावर n क्या है, जीपी, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, क्या है कॉमन रेशियो, 3, 3 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या कॉमन रेशियो है, 2, नीचे -1 आ गया, प्लस डी आर, डी कितना है देख के बताना, डी 4, R 2, 1 - r⁻n-1। इवेंचुअली हमें n को 10 डालना है, डालने अभी 9 अपॉन -1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस ए है 6 प्लस 9 इंटू डी है 4 इंटू r⁻n 2 to the power 10 अपॉन -1। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, -6, ये हो गया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, नीचे तो कुछ है नहीं 1 है, और ये है 8 इंटू 2 to the power 9, क्या फाइनली 2 to the power 12 हो गया, 8 2 क्यों भी तो होता है, और आखिरी में क्या है देखो, ये 36 प्लस 6 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +42 इंटू 2 to the power 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये सम है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का है जिसमें 10 कॉमन था, 10 कॉमन है ना, और दो ही टर्म आ रहे हैं,
तो पहले तो और सिंप्लीफाई हो रहा है शायद, 8 और 6 सब्ट्रैक्ट हो गए 2 हो गए। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 to the power 10 कॉमन है, क्या बचा इसमें? 42 बचा, माइनस इसमें 4 बचा, तो ये क्या आ गया? 38 into 2 to the power 10 +2। लेकिन ये गिवन फॉर्मेट का तो है नहीं यार, इसमें 10 कॉमन लिया था तो b into 2 to the power 10 +1। देखना डेसिमल में तो आंसर होगा नहीं। क्या आंसर देखना? क्या होना तो नहीं चाहिए यार, आंसर डेसिमल में तो नहीं है ना। तो मतलब ये होना चाहिए 7 into 2 to the power 10। देखो भाई कहाँ गलती हो रही है, अरे तो पकड़ना ही बहुत मुश्किल है यार। लग तो यार सब ठीक ही रहा है। 70 into 2 to the power 10, 70 into 2 to the power 10 और +10। हाँ हाँ हाँ। क्या ग्रीन लाइन? सॉल्व कैसे किया? ये -6, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 8 था तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो टर्म ये आ गए, और ये तो सिंगल टर्म ही तो है, 42 into 2 to the power 10। और जो कुछ गलती लग रही है, आ, नहीं नहीं,
नोट कर लेना, तो मुझे कोई भेज देना तो मैं एक बार वो चेक कर लूंगा कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है। कॉन्सेप्चुअल का मिस्टेक नहीं, कहीं कैलकुलेशन में ही गलती हो गई होगी, तो उसको हम देख लेंगे। तो चलो अभी इतना ही डिस्कस हो पाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस, डिस्कस तो हो ही जाएंगे। होमवर्क में बताओ कितने क्वेश्चन कर लोगे, तो वाली बात नहीं करो। टेस्ट के लिए तो पढ़ना नहीं होगा तुम्हें, बच्चों वाला टेस्ट है, टेस्ट के लिए तो पढ़ना नहीं होगा। सीबीएसई वाला है, उसमें क्या ही पढ़ोगे। क्या? अरे वो टेस्ट जरूरी है ताकि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती रहे, दे देना। तो 46 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। होमवर्क में 20 क्वेश्चन कर लेंगे, मंडे को बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो गाइस। हाँ ले लो आराम।